जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। समाज के सम्मान में, जी मैदान में, समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, किसानों के सम्मान में, बहन जी रमजान में, किसानों के सम्मान में, बहन जी मैदान में अपनी सरकार बनाए। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी मुखर्जी जी का आगमन मंच पर हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें, जिनका अभिनंदन आज इस कानपुर मंडल में औरैया जनपद में हो रहा। जोरदार तालियां बजा करके आज के मुख्य परम श्रद्धेय राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी मंच पर आप सभी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके सभी लोगों का स्वागत करें, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। मुखर्जी जी का अभिनंदन, उन्हीं के साथ में पूर्व मंत्री हमारे नकुल दुबे जी का भी आगमन हुआ है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन, स्वागत। सभी लोगों से अनुरोध है कि इधर बाईं और दाईं और सभी लोग बैठने का कष्ट करें। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज बहुजन समाज पार्टी का जनसैलाब आज ये मंडल स्तरीय जनसभा में उमड़ा है। मैं सभी मीडिया वालों से अनुरोध कर रहा हूं कि पीछे भी मीडिया की दर्शक दीर्घा बनाई गई है, उसमें मीडिया पत्रकार बंधुओं की बैठने की व्यवस्था है। सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे बीच में जो प्रदेश में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम सबके नेता कपिल मिश्रा जी का आगमन हुआ है। उनका भी जो खड़े होकर के अभिनंदन, उनका भी कपिल मिश्रा जी जो आपके बीच में उपस्थित है, जो प्रदेश में युवाओं के बीच में जोश भरने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता कपिल मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन। कपिल भैया जिंदाबाद, कपिल भैया जिंदाबाद। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे कानपुर मंडल के 6 जिलाध्यक्ष सम्मानित जिलाध्यक्षों से अनुरोध करा आए और मुखर्जी जी का बड़ा माला फैला करके अभिनंदन करें। हमारे जो कानपुर मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आए और मुखर्जी जी का माला पहना करके अभिनंदन करें। हमारे सम्मानित सभी जिलाध्यक्ष कानपुर मंडल के हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामशंकर कुरिल जी, श्री प्रवीण शंखवार जी कानपुर देहात, शैलेंद्र दोहरे जी औरैया, शीलू दोहरे जी इटावा, नागेंद्र जाटव जी फरुखाबाद, बबलू गौतम कन्नौज। 6 जिलाध्यक्षों से अनुरोध कर रहा हूं कि आए और मुखर्जी जी का माला पढ़ करके अभिनंदन करें। नेटवर्क बहुत कमजोर चल रहा है। हमारे मुखर्जी जी का अभिनंदन हो रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष जो कि आदरणीय, जोरदार तालियां बजाएं, हमारे मुखर्जी जी का अभिनंदन हो रहा है। सामने से तो हटिए, अरे सामने से हट जाओ भैया, और पीछे आइए। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन, हाथ खड़े करके तालियां बजाएं। हमारे मुखर्जी जी माननीय परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी का कानपुर मंडल के जिलाध्यक्षों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में श्री रामजी शुक्ला जी और लालजी शुक्ला जी हमारे बीच में प्रभारी प्रत्याशी सिकंदरा विधानसभा, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आए और फरसा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। श्री लालजी शुक्ला प्रत्याशी विधानसभा सिकंदरा, श्री लालजी शुक्ला जी का जोरदार तालियां बजा करके हमारे लालजी और रामजी भैया उनका अभिनंदन करके फरसा भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके गर्गाहट पैदा हो जाए, इस तरीके से तालियां बजाए मुखर्जी जी का स्वागत। इसी कड़ी में हमारे रामजी शुक्ला जी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मुखर्जी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। अनुरोध कर रहा हूं श्रीमती मधु गौतम जी प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा बिल्हौर आए और
बाबा साहब की मूर्ति का प्रतीक चिन्ह भेंट कर रही हैं मधु गौतम प्रत्याशी विधानसभा बिल्लौर। इसी कड़ी में अनुरोध करेंगे लाल दुबे प्रत्याशी विधानसभा दिव्यापुर, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आए और हाथी भेंट करें। उसी कड़ी में हम अनुरोध कर रहे हैं हमारे बीच में अरुण मिश्रा जी प्रभारी प्रत्याशी है जो कि कल्याणपुर विधानसभा से, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आए और चांदी का मुकुट भेंट कर या पहना करके साहब का स्वागत कर रहे हैं। अरुण मिश्रा जी चांदी का मुकुट जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में अनुरोध कर रहा हूं श्री मोहन मिश्रा जी से कि आए और गणेश जी की प्रतिमा भेंट करके साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में अनुरोध कर रहा हूं मनसित दीक्षित जी प्रबंधक हैं राजन मेमोरियल प्रीमियम कानपुर मावर कानपुर देहात, जो कि प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन कर रहे हैं। मनसित दीक्षित जी जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कर रहे हैं। मैं उसी कड़ी में अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे बीच में श्री प्रदीप दोहरे पूर्व जिलाध्यक्ष औरैया आए और साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। अनुरोध कर रहा हूं हमारे प्रियांक शुक्ला जी ब्राह्मण भाईचारा के जो कि विधानसभा संयोजक हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि जोरदार तालियां बजा करके हमारे प्रदीप दोहरे जी पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा साहब का अभिनंदन। इसी कड़ी में हम अनुरोध कर रहे हैं अरविंद मिश्रा जी जो कि राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। अनुरोध कर रहा हूं हमारे शैलेंद्र पांडे जी जो कि सुरक्षित विधानसभा रसूलाबाद के विधानसभा संयोजक है ब्राह्मण भाईचारा का, साहब को शाल पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं। शैलेंद्र पांडे जी रसूलाबाद विधानसभा से। हमारे विपिन त्रिपाठी जी जो कि जिला उपाध्यक्ष प्रियांक शुक्ला जी जो कि बुके भेंट कर रहे हैं, विपिन त्रिपाठी जी और हमारे चंद्रशेखर सोनी जी, हमारे मुन्ना पाल जी, सभी लोग साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे शैलेंद्र पांडे जी विधानसभा प्रत्याशी से हैं। अर्पित यादव जी जो कि हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, साहब का प्रतीक चिन्ह भेंट करके बुके भेंट करके साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे अर्पित यादव सदस्य जिला पंचायत। अनुरोध करेंगे अरविंद मिश्रा जी के हमारे बीच में श्री कपिल मिश्रा जी जो कि युवाओं को जोड़ने का काम प्रदेश में कर रहे हैं, उनको राधा कृष्ण की प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी का भैया अरविंद जी, कपिल मिश्रा जी का जोरदार तालियां बजाएं। हमारे युवा नेता है कपिल मिश्रा जी जो कि बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज अगर सोशल मीडिया पर आज बहुजन समाज पार्टी जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, उसके प्रेरणा स्रोत हमारे युवा नेता कपिल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर करोड़ों समर्थकों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगा जिलाध्यक्ष औरैया से कि नकुल दुबे जी हमारे बीच में हैं, उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। जिलाध्यक्ष औरैया। कार्यक्रम सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। मैं अनुरोध कर रहा हूं बड़े आदर के साथ में बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चला रखी है, जिन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम किया है, जो बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीत से जोड़ने का काम किया है, हमारे यशस्वी छोटे भाई श्री कपिल मिश्रा जी से हम अनुरोध करते हैं आए और अपने विचारों को रखें। श्री कपिल मिश्रा जी। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सभी लोग जो आए आज हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने, उनकी बातें समझने, उन सभी को मेरे दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं।
आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कौन समझ सकता है। आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही गुंडा राज शुरू हो गया है, जबकि जिसके चलते सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी के साथ हो रहा है तो वो हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। हर रोज आप अखबार खोलें तो कम से कम 5 से 6 महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और शोषण की खबरें डेली छपती हैं। साथियों, इनके असली चेहरे को पहचानने की जरूरत है कि इनके कहने में और करने में कितना अंतर है। पिछले लगभग 10 साल से इस प्रदेश की सरकार को सिर्फ धोखा देने का काम पिछली 2 सरकारों ने करा है। इस सरकार ने, इसकी पिछली सरकार ने, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बल्कि उसके बदले इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे, जो अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी में अपना काम भी छोड़ के वापस उत्तर प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे सर समाज के युवा साथी, चाहे महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, जब भी अपनी नौकरी की मांग या रोजगार की मांग रखने इन तक जाते हैं तो इनको बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। इन्होंने रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, सब एक एक करके प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने का काम किया है। तो साथियों, यह हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी पे। साथियों, वही उसी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी, जिसके चलते लगभग उस समय 1 लाख सफाई कर्मचारियों को नौकरी में रखा गया था। ये इनके खाली दिखावटी एडवर्टाइजमेंट स्वच्छता अभियान के नाम पे फर्जी प्रचार करने की तरह नहीं है। आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। साथियों, उस समय लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों को नौकरियां दी गई थी। युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बल्कि कई यूनिवर्सिटीज खोली गई थी। साथियों, आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, जिसने आगरा को दिल्ली से जो 5 घंटे की दूरी थी महज 2 घंटे में पूरा करने का जो काम कर रहा था। और जेवर एयरपोर्ट उसी के पास, जिसका आजकल आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे। जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल आदरणीय बहन जी द्वारा रखा गया था और उसका जमीन भी उसी समय अधिग्रहण करके उसी समय उसके नाम पे रखा गया था। बल्कि ये नहीं कि जो आजकल आपने देखा होगा पूजा पाठ करके जेवर एयरपोर्ट के नाम पे अपना नाम बहुत वाहवाही लूट रहे हैं, यही वाहवाही उनको लूटनी होती तो 5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी थी तो तब जाके ये पूजा पाठ क्यों नहीं कर दी। तब ये पूजा पाठ अगर कर दी होती और इनके मन में इच्छा होती तो अब तक वहां से हवाई जहाज उड़ रहे होते। साथियों, इनके कहने और करने में काफी फर्क है। ये लोग खाली एडवर्टाइजमेंट के द्वारा खाली अपने झूठे फर्जी प्रचार करते हैं, जिसके लिए 300 करोड़ पर मंथ हर महीना ये लोग खर्च करते खाली अपनी तस्वीरें अखबारों में, होर्डिंगों में, टीवी के एड्स में खाली छापने के लिए और दिखाने के लिए। और हर महीना अगर 300 करोड़ है तो आप सोच सकते हैं साल में 3600 करोड़ और 5 साल में 18,000 करोड़ खाली ये अपनी तस्वीरें छापने में खर्च कर चुके हैं। उसकी जगह यही 18,000 करोड़ और अभी 6 महीने का तो हिसाब भी नहीं पता कि पता नहीं इलेक्शन आते आते कितने हजारों करोड़ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में छापे और खर्च करे। अगर यही पैसा ये लोग युवाओं को रोजगार देने में, नौकरियां दिलाने में खर्च कर देते तो शायद इनको अपनी तस्वीरें छापने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों,
मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर में कोई रह रहा हो या छोटे छोटे गांव में, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल अगर कोई कर रही है तो ये सरकार कर रही है अपने खाली झूठे प्रचार प्रोपेगेंडा फैलाने में। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े। आपकी जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या दूर दूर प्रदेश में रहते हैं वो हम तक नहीं आ सकते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तकलीफें रख सकते हैं। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और आदरणीय बहन जी तक आपकी एक एक तकलीफ पहुंचाई जाएगी और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया का इस समय सबसे जरूरी इस्तेमाल करना आपको है और इनके हर दुष्प्रचार का, जो गलत प्रोपेगेंडा का खुल के विरोध करने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये किसी की भी आवाज दबा तो सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपकी आवाज नहीं दबा पाएंगे। हर कोई खुल के अपनी बात रख सकता है। और साथियों, ये एक ऐसा हथियार है जिसको जो चाहे जब चाहे खुल के इस्तेमाल कर सकता है इनका विरोध करने में। तो मैं इसीलिए आप लोग से अनुरोध करूंगा, मेरे पास बातें बहुत है, वक्त कम है, क्योंकि आप सब लोग मेरे आदरणीय पिताजी की विचार सुनने आए, काफी देर से यहाँ बैठे हैं। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो जो बातें, उनके विचार आप लोग सुने तो उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। उनकी बातें, उनके विचार घर घर जाके पहुंचाना है और हर जगह कोई भी आपको इस सत्ता के नशे में या ताकत में आपको डराने दबाने की कोशिश करे, खासतौर से इस प्रदेश की महिलाओं को, तो उनको बस एक चीज बोल देनी है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करेगा वो खुद ब खुद डर के अपने घर में कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। तो जो भी डरा है उसको बता दे कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय कपिल मिश्रा जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। इन विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने प्रदेश में हम सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है, दिन रात हम लोगों के बीच में मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय बड़े भाई श्री नकुल द्विवेदी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय नकुल द्विवेदी का अभिनंदन करें। परम आदरणीय नकुल द्विवेदी। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशी राम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज कानपुर मंडल की इस विशाल जनसभा जो कि औरैया के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में संपन्न हो रही है, आप सब लोगों का ये जन सैलाब देख करके लग रहा है कि लहर चल चुकी है। हाथी चिढ़ा रहा है, हाथी ललकार करके कह रहा है कि भाई हम किसी मीडिया वालों की परवाह नहीं कर रहे हैं। जो 2-4 लोग घूम घूम करके रुपए पैसे के लिए कुछ पार्टियों को दिखाने का काम करते हैं, आज हमारे इतने साथी नौजवान जो कि मीडिया से संबंधित है, आज बहुजन समाज पार्टी का अलग जलाते हुए पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश महासचिव मौलाना आजाद जी, पूर्व मंत्री रामजी शुक्ल जी,
हमारे सभी सम्मानित प्रत्याशी बंधुओं, कानपुर जनपद के सम्मानित नगर अध्यक्ष श्री देवी तिवारी जी, वन परासीन संतरी गौतम जी, हमारे बहुत सारे सम्मान साथी हैं, सबके नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितना जनमानस यहाँ पर बैठा खड़ा है, और आप सब लोग मुझे जवाब हाँ या नहीं में जरूर दीजिएगा। चाहे सहमत हो तब भी जवाब दीजिएगा, चाहे न सहमत हो तब भी जवाब दीजिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश का और इस देश का किसान परेशान है कि नहीं है? सब लोगों को जवाब चाहिए, परेशान है कि नहीं है? हमारा बेरोजगार नौजवान परेशान है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं है? अगर हमारे कर्मचारी वर्ग परेशान है कि नहीं है? हमारे मीडिया वाले परेशान है कि नहीं है? तो बताओ क्या इलाज है? सिर्फ इलाज एक है कि 2022 में आज इस मंच के माध्यम से तय करके जाओ कि हम सब लोग जब तक आदरणीय भरत कुमार जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। यही आह्वान करने में आप लोगों के बीच आया हूँ। आपके और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप परेशान हो तो आपकी परेशानी सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए। आप टेलीविजन के चक्कर मत जाइए, आप 2-4 चैनलों के चक्कर मत जाइए, क्योंकि आपने देखा है कि जब बटन दबता है तो जहां पर हाथी रहता है वहां पर सारा का सारा बटन आपको नीला ही दिखाई पड़ता है, नीले के अलावा हाथी के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो आप लोग भूलते हैं, अरे भैया वो तो पार्टी गठबंधन कर ली, अरे महागठबंधन कर लिया। अरे हाथी जब चलता है तो सब लोग उसके पीछे पीछे अपने आप चलने लगते हैं, एक बड़ा जनसैलाब अपने आप खड़ा हो जाता, अपने आप इकट्ठा हो जाता है। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके अगुआ और हम सब लोगों को दिशा देने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सम्मानित सांसद माननीय सतीश मिश्रा जी को कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबका आह्वान करें कि हम लोग अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार कदा बनाए बिना दम लेने वाले नहीं है। पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हेलो, जोरदार नारा सभी लोग लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने परम आदरणीय तरफ थे राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री रामजी शुक्ल जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री देवी प्रसाद तिवारी जी, अध्यक्ष महानगर कानपुर, श्रीमती मधु गौतम जी, प्रत्याशी बिल्लौर श्री लालजी शुक्ला जी, प्रत्याशी सिकंदरा श्री विनोद पाल जी, प्रत्याशी अकबरपुर रनिया श्री प्रशांत अहिरवार जी, प्रत्याशी धर्मपुर सुरक्षित मोहन मिश्रा जी, किदवई नगर अरुण मिश्रा जी कल्याणपुर, श्री दुर्गा प्रसाद जी कायमगंज फरुखाबाद, श्री अरुण दुबे जी लाल दुबे दिव्यापुर तथा श्री मानवेंद्र आजाद जी, यहाँ पर उपस्थित नरेंद्र कुशवाहा जी मंडल संयोजक कानपुर मंडल, श्री अनिल पाल जी, जाकिर हुसैन सिद्दीकी जी, बहुआ तिवारी जी, राम शंकर कुरील जी, श्री देवेंद्र संखवार जी, शैलेंद्र दोहरे जी, शीलू दोहरे जी, नागेंद्र जाटव जी, बबलू गौतम जी, विवेक शाख जी, राम नारायण निषाद जी, श्री शुभम, श्री भीमराव अंबेडकर, श्री प्रवेश कुरील जी, श्री बौद्ध प्रिय गौतम, संघ प्रिय गौतम, श्री प्रदीप निगम तथा यहाँ पर बहुत से लोग हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी कार्यकर्ता जो आज इतनी बड़ी संख्या में हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए।
मीडिया के साथियों, भाइयों, आज 17 तारीख हो गई है और 17 तारीख के बाद इस महीने में सिर्फ 13 दिन बचते हैं। पहली तारीख या दूसरी तारीख को चुनाव की घोषणा होना निश्चित है, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में 3 जनवरी को हुई थी। अगर 3 जनवरी भी मान लें तो आज से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में आपको अपना भविष्य बनाने के लिए, इस प्रदेश का भविष्य सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को उनका सही रास्ता उनको आगे चल के मिले, उसके लिए आपके पास ये 15 दिन का समय है। और इन 15 दिनों में आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना अपनी ताकत लगा लेंगे, उतना ही आप अपना और बहुजन समाज पार्टी का, हम लोगों का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की लगभग पहले 75 जिलों में हमने मीटिंग की थी, आपके जिले में भी आए थे, प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे और बहुत बड़ी संख्या में, जैसे आज आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर इकट्ठा हैं और इतनी देर से बैठे हैं, इसी प्रकार से उस समय भी जो 23 जुलाई से शुरू किया था हमने, उसमें हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में लोग आए थे। और उसके बाद जो ये मंडल के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन मंडलीय कार्यक्रम में जिस तरीके से जन सैलाब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का आ रहा है, इससे ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, और जिसकी तरफ से हम आपके बीच में आए हैं, जिनका संदेशा लेके आपके बीच में आए, जिनकी बातों को आपके सामने रखने के लिए बीच में आए हैं, हमारी सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी को आपका संदेशा पहुंचाने का काम भी करेंगे। और कि आप जिस तरह से यहां आए हैं, ये सब जाहिर हो गया है कि आने वाले 2022 में बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के आ रही हैं और उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। हर तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, हर तरह की चीजें करी जाएंगी, हर तरह के आपके सामने तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले आकर के ढोंग ढकोसले और आपके बीच में वादे ये करने का काम करेंगे। ये इनकी आदत है, ये कोई इनका नया काम नहीं है। ये पिछले चुनाव में भी आप करिए कि इसी तरीके से ये लोग आपके बीच में आकर के चुनावी वादे करके, लोगों को धोखा दे करके, धोखे में रख करके और उसके बाद उनका वोट लेकर के और फिर भूलने का काम करते हैं। यही इनकी सोच होती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार सरकार बनाने के लिए घूम रही थी, कौन से वादे इन्होंने किए आपके बीच में, हर तरह के वादे किए और एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। 100 में 100 अगर नंबर दिए जाएं किसी को झूठ बोलने के और झूठे वादे करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें नंबर 1 पे आएगी और सबसे प्रथम दर्जा पाएगी। इन्होंने किससे वादा नहीं किया? महिलाओं से किया, बेरोजगारों से किया, किसानों से किया, मजदूरों से किया, व्यापारियों से किया, सभी से किया। कहा कि हम आपको, महिलाओं से कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको वोट दीजिए, आप लोग तो 50% हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। क्यों? महिलाओं ने सोचा कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और समाजवादी पार्टी की सरकार तो सभी लोगों को मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस दिन से उनके मुखिया जो ओथ लेते हैं, उसके बाद से उसी समय से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगे, फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। उनकी पहचान ही यही बनी हुई है। समाजवादी पार्टी मतलब उनकी यही पहचान है। तो उससे परेशान होकर के महिलाओं ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी हमको सुरक्षा देने की बात कर रही। उन्होंने उनको वोट दे दिया और वोट देने के बाद क्या मिला? आज हम अपनी बात नहीं कहते हैं, हम अपने आंकड़े आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। हम तो जो सरकारी आंकड़े हैं, जो उनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, जो उनकी खुद की संस्था होती है केंद्र सरकार की, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है और उसके साथ में दुराचार होता है। हर 2 घंटे में। क्या इसी तरह की सरकार, इसी तरह की सुरक्षा मांगी थी महिलाओं ने? किस तरीके से
हाथरस में बहुत दूर नहीं है आपके यहाँ से, किस तरह से एक दलित महिला, दलित बेटी के साथ में उसका बलात्कार होता है और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो तो और भी भीभत्स होता है। बलात्कार पहले भीभत्सकार हुआ, उसके बाद उसका मृत शरीर भी उसके परिवार वालों को देने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, उनके मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा, निर्देश दिया लखनऊ से बैठ करके कि हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं, हम अपने टेलीविजन में लाइव देख रहे हैं और हम देखना चाहते हैं। अपने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि उनकी उस लड़की की मृत शरीर को उनके परिवार वालों को मत देना। उनके परिवारजनों को तालों में बंद कर दिया गया, सिक्जों के पीछे मां को बंद कर दिया गया। रोती रही, चीखती रही, बिलखती रही कि चेहरा तो दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाया क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश था कि नहीं देना है, इसमें हमारे ही अपने लोग मुजरिम हैं, उनको हमें बचाना है। हमारे ही लोग इसमें जो है, जिनको हमें बचाना है, वो लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए इसका शरीर मत देना। और देखा आपने क्या हुआ। उसके बाद रात के 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके पुलिस वालों ने उसका शरीर जलाने का काम किया। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरा विश्व में हम लोगों के सर झुका, लेकिन उनको असर नहीं हुआ। जब उन्होंने देख लिया कि शरीर जल गया, तभी उन्होंने जिला अधिकारी से कहा कि बहुत अच्छा काम किया, अब तुम चिंता ना करना। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ में पूरे प्रदेश में हुआ। चाहे वो कानपुर ले लीजिए, चाहे वो इलाहाबाद ले लीजिए, चाहे वो झांसी ले लीजिए, चाहे वो बिठूर ले लीजिए, हर जगह महिलाओं के साथ में, लखनऊ ले लीजिए, किस तरह से दुराचार और बलात्कार की एक छड़ी सी लगे। किस तरह से पंचायत के चुनाव में चीरहरण तक करने का काम इनके अधिकारियों, पुलिस वालों के सामने महिला के साथ हुआ, वो भी सबने घृणित जो एक टेलीविजन के सामने देखने का काम, तस्वीर देखने का काम किया। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, यही कानपुर की, 1.5 दिन पहले उसकी शादी होती है और 1.5 दिन में उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी हाथों की, लेकिन उसके जो पति था उसको तो एनकाउंटर में मारने का काम किया। लेकिन उसके बाद उस लड़की को भी उठा ले गए, खुशी दुबे को ले जाकर के और जेल में बंद कर दिया। 16.5 साल की लड़की को, क्या वो बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी थी? वो तो कहीं दूसरे शहर से होकर के, शादी होकर के उस घर में आई थी, लेकिन आज तक उसकी बेल नहीं होने दी। और बेल क्यों नहीं होने दी? क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और ब्राह्मणों को आप जानते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार इन्होंने किए हैं, जिस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दलितों के परिवारों में हर तरह की, चाहे वो बलात्कार हो, जो चीजें हो, सब करवाने का काम कर रहे हैं इस सरकार में, उसी तरह से ब्राह्मणों को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। 500 से ज्यादा ब्राह्मण के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, 100 से ज्यादा इनकाउंटर करा दिए। और उसी सिलसिले में खुशी दुबे ब्राह्मण परिवार की थी, इसलिए उसको ले जाकर के मुखिया का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खास आदेश जारी हुआ कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, किसी हालत में बेल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए चाहे झूठे और फर्जी कागजात तैयार करने पड़े, गवाही तैयार करनी पड़े, वो करने का काम करो। और वही करने का काम किया गया, उसकी बेल खारिज कराने के लिए। उसके साथ साथ में परिवार में जो महिलाएं काम कर रही थी, घर का काम करने वाली महिला, उसको भी उठा ले गए। उसके साथ में उसकी 6 साल की लड़की और 3 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसको भी ले जाके जेल में बंद करके रखा है और आज तक इनको जेल के अंदर रखा हुआ है। जिस तरीके से हाथरस में रेणु शर्मा नाम की लड़की को अभी पिछले महीने, जो कि एक महिला थी, ब्राह्मण परिवार की महिला थी और राजनीति में थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी वाले उससे खफा हो गए, नाराज हो गए, राजनीतिक द्वेष से उसको जेल में भेजने का काम कर दिया, झूठे इल्जाम लगा के जेल में भेज दिया। उसके बाद मामला उसका जब कोर्ट में गया, उसको बेल मिल गई, लेकिन निर्देश तो लखनऊ से था कि इस ब्राह्मण परिवार की महिला को राजनीति में बहुत आगे आगे चल रही है, किसी भी हालात में जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बेल हो गई तो हो जाने दो। और यही हुआ, 15 दिन तक उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया।
16वें दिन जब जेल से बाहर आई वो, तो उसका मृत शरीर बाहर आया। वो मर गई अंदर जेल के अंदर, उसका मृत शरीर बाहर आने दिया। जिस तरह से ये इंतजार कर रहे हैं कि खुशी दुबे की इनको कब सूचना मिले और उसके बाद उसके शरीर को बाहर निकालने का काम करे, इसी प्रकार से इन्होंने रेणु शर्मा के साथ में किया। और ये कहते हैं ये वोट लेने का काम किया सुरक्षा के नाम पे। याद करिए बहन मायावती जी का कार्यकाल, रात के 12 बजे भी अगर किसी को जाने की जरूरत पड़ती थी, किसी महिला को घर से बाहर किसी भी काम से, जरूरी काम से, सोचती नहीं थी, वो घर से निकल जाती थी, बेहिचक निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं, ये उसको मालूम रहता था। किसानों के साथ धोखा दिया, किसानों के साथ वादा किया कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, और करने का काम क्या किया? उनकी 3 कानून लाद करके, काले कानून लाद करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की, जमीनों को छीनने का काम किया। और जब उन्होंने आंदोलन किया तो क्या मिला उनको? वही लाठियां, वही डंडे, वही सर फोड़ने का काम। यहां तक कि हरियाणा और लखनऊ के बॉर्डर में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया वहां के कि इनको इतनी लाठियां मारो जो बैठे हुए हैं जब तक सर न फट जाए। और जब सर फट गया और उसके बाद 2 की मृत्यु भी हो गई, तो उन्होंने भी वक्तव्य दिया। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो आका हैं उन्होंने भी कहा कि इनको सबक सिखाना जरूरी था, और सही ढंग से सबक सिखाने का काम किया। 700 लोग मर गए, 700 किसानों की शहादत हुई, इनके ऊपर असर नहीं हुआ। ये आराम से नजारा देखते रहे कि कितने दिन और बैठते हैं ये। लेकिन तब तक चुनाव आ गए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, पंजाब का चुनाव आ गया, और हम लोगों के 5 जो स्टेट है वहां पर चुनाव आ गए, उत्तराखंड का चुनाव आ गया। तब इनके नेताओं ने कहा, इनके एमएलए ने कहा कि हम लोग तो अपने घर में नहीं घुस पा रहे हैं, घर नहीं जा सकते, हमको तो घर में भी पीछे दरवाजे से जाना पड़ रहा है, हम चुनाव में वोट क्या मांगेंगे। ऐसी स्थिति को देख करके एक निर्णय फिर से लिया कि चलो हम इन 3 काले कानून को वापस लेने का काम करते हैं। लेकिन उसका क्या, जो आपने 4 लोगों, किसानों को जो आंदोलन से वापस जा रहे थे, गाड़ी चला करके कुचलने का काम किया। ये वो सरकार है जो कहती है, जिनका केंद्रीय मंत्री और वो बैठा हुआ है और उसको हटा नहीं सकते। ये क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत उन किसानों को की हत्या हुई, उनको मारा गया। अब तो ये खुलासा पुलिस वालों की एसआईटी रिपोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में हो रही है, उसमें आ गया, चार्जशीट फाइल हो गई कि ये तो सोची समझी रणनीति के तहत हत्या हुई है। उसके बाद भी आपने देखा कि मंत्री जी को हटाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए, इन लाशों के लिए, इन जो मृत्यु हो गई हैं, उनके लिए उनके कोई परवाह नहीं। जब 700 किसान मर गए तो ये 404 किसानों को दबा के मार दिया, तो इसकी कौन सी बड़ी बात है? उनके लिए बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। और आपने देखा किस तरीके से मीडिया के एक साथी ने जब उनसे प्रश्न कर दिया मंत्री जी से कि अब आप क्या कहते हैं, तो क्या जवाब मिला उसको? सारे के सारे मीडिया को, पूरे देश के मीडिया को उन्होंने कहा कि ये लोग गाली देते हुए कहा तुम लोग चोर हो। चोरी ये कहना कि तुम लोग चोर, और भी गालियां दी जो कि हम लोग नहीं मंच से कह सकते। और मीडिया वाले भी जब उसके बाद भी उन्होंने इनसे प्रश्न करने का काम किया, इस गाली को सुनने के बाद भी, तो उसका कॉलर पकड़ लिया और मोबाइल छीन लिया और धमकी देने का काम किया कि तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, सबक सिखाने का काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इनकी सोच ही ऐसी है, जैसे आपके ही पड़ोस में हरिद्वार चौबे जी आगरा से जो राज्यसभा के सांसद बने, जब मीडिया के लोगों ने उनसे प्रश्न किया, जब वो बाहर निकल रहे थे, कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव सर पे हैं, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया है, आपके खिलाफ हो गया है, आपके विरुद्ध हो गया है।
बहुजन समाज पार्टी के साथ में 2007 में उससे कंधे से कंधा मिला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और अब वो फिर वही मन बना लिया है उसने और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। आप क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे कोई चिंता की बात नहीं है, ये ब्राह्मण ससुरे जइए कहाँ, इनका तो हमारे पास ही आना है, ये पलट के हमारे ही पास आएंगे, इनको हम झुंझुना दिखाएंगे, इनको हम धर्म का झुंझुना दिखाएंगे, इनको हम तरह तरह के और लुभावने चीजें दिखाएंगे और ये हमारे साथ में आ जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्राह्मण समाज ने 2007 में जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम पहुंचाने का काम किया था, जब सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की सरकार बनाने का काम बहन मायावती जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया था, तो समूचे ब्राह्मण समाज उठ करके खड़ा हुआ था, इकट्ठा हुआ था और बीएसपी के साथ आकर के उसने सर्वजन हिताय की सरकार बनाने का काम किया था। और अब की बार भी यही होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने देख लिया था कि आपने क्या किया है। आपने तो 500 लोगों को मरवा दिया, 100 एनकाउंटर करा दिए। समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मण समाज को ऐसे ही अपना पहला और आखिरी दुश्मन मान के चलती है और जिस तरह से दलित समाज को दुश्मन मानती है उसी तरह से ब्राह्मण समाज को मानती है। लेकिन बहन मायावती जी ने तो जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि हम आपका खोया हुआ मान सम्मान लौटाने का काम करेंगे, तो उन्होंने लौटाने का भी काम किया था। 15 उन्होंने कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण समाज के बनाए थे। उन्होंने 45 लोगों को जिता करके भेजने का काम किया था। श्री नकुल दुबे भी यहाँ बैठे हैं, श्री लालजी शुक्ला जी भी यहाँ बैठे हैं। इन लोगों को भेजने का काम किया था, मंत्री बनाने का काम भी किया था और उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा विधान परिषद में भेजने का काम किया था। आधा दर्जन लोकसभा में भेजा था। पार्टी का नेता तो उन्होंने 17 साल से हमको बना ही रखा है और राज्यसभा में लोकसभा में भी बनाने का काम किया है। बहन मायावती जी ने हर स्तर पर जब सर्वजन को उन्होंने सम्मान दिया, हरेक को अपना स्थान दिया, हरेक को उचित स्थान दिया, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी पीछे छोड़ने का काम नहीं किया। अगर वादा किया था उन्होंने तो उसको पूरा करने का काम किया। इसलिए अब की बार ब्राह्मण समाज अपना मन बना चुका है। वो जानता है कि आज दलित समाज के साथ में जिस तरह से ये सरकार उनके साथ में नाइंसाफी कर रही है, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के साथ भी कर रही है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग तो मौका ढूंढ रहे हैं, अगले 2 महीने गिन रहे हैं कि ये 2 महीने कब पूरे होंगे और कब हम बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से उनको आतंकित करने का काम किया है, जिस तरह से डराने धमकाने का काम किया है, उसका बदला लेने के लिए वो सब के सब तैयार बैठे हैं। वो भूल नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से 134 101 2 नहीं, 10-20 नहीं, 100 नहीं, 134 दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में। और ये बहन मायावती जी की सरकार में ठीक उसी के विपरीत एक छोटा सा भी दंगा फसाद तो छोड़िए, एक छोटा सा झगड़ा भी नहीं होने पाया था, क्योंकि भाईचारा बना करके बहन मायावती जी ने सरकार चलाने का काम किया था। इसलिए आज इन दोनों पार्टियों का चेहरा इनके सामने आ चुका है। कहा था 2 गुनी आमदनी कर देंगे किसानों से, इन्होंने तो नहीं किया। 25 रुपए देने का काम किया है, वो भी चुनाव के ठीक पहले। जब चुनाव आ गया तो 5 रुपए महीने के हिसाब से बढ़ाने का काम किया है गन्ना का मूल्य। लेकिन बहन मायावती जी जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि हम 2 महीने की सरकार 2 गुना बनाने का काम करेंगे। लेकिन किसान उनके दिल में बसते हैं, गरीब उनके दिल में बसते हैं। उनके दिल में चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का गरीब व्यक्ति हो, उनके दिल में बसता है, उनके बारे में सोचने काम करती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार में जो गन्ना का मूल्य 125 रुपए था, उसको बढ़ा करके 250 रुपए करने का काम, 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया। ये लोग नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, जाते हैं गरीबों के यहाँ, झोपड़ियों में जाते हैं, खाना खाते हैं दस्तरखान लगा करके, और उसके बाद मीडिया को भी ले जाते हैं, दिखाने का काम करते हैं। देखिए हम तो दलित के घर में आए हैं, हम तो गरीबों के घर में आए हैं, हम खाना इनके साथ जमीन में बैठ के खा रहे हैं, बड़े बड़े इनके नेता। लेकिन ये भी तो बताने का काम करें। अगर बता भी देंगे तो मीडिया की मजबूरी होती है कि वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि उनके आकाओं के ऊपर जो मीडिया के मालिक हैं, उनके ऊपर इन्हीं का जोर चलता है।
इसलिए उनकी मजबूरी होती है, वरना वो असलियत दिखाने लगे तो वो ये भी दिखा देंगे कि 5 दिन पहले से उन घरों में जिसमें जाने की योजना बनाते हैं उसको पहले साफ सुथरा करने का काम करते हैं, लीप पोतने का काम करते हैं, नए बर्तन ला करके रखने का काम करते हैं, खाना भी बाहर से बना करके और वहां पर पहुंचा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने परोस करके खाना यहां खाया। बहन मायावती जी इस तरह का नाटक नहीं करती हैं। मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं झोपड़ी में जाती। मैंने उनसे कहा कि वो दिखावे की राजनीति नहीं करती हैं, वो इस तरह का नाटक करने का काम नहीं करती हैं। हाँ करती हैं, क्या करती हैं? बहन मायावती जी जो झोपड़ी में रहते हैं गरीब लोग, जो झोपड़ियों में अभी भी रह रहे हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे थे लोग, उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और उनके लिए 2-2 कमरे का पक्का मकान मुफ्त देने का काम बहन मायावती जी ने किया। 20 लाख मकान दिए थे मानवर काशीराम जी की योजना में, 2-2 कमरे के हर जिले में, और 1 लाख जो मकान और बन रहे थे, 80 लाख मकान जो और बन रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया था। वरना बहन मायावती जी की योजना थी कि अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी गरीब व्यक्ति हमको झोपड़ी में न मिले, अपने मकान में सम्मानजनक तरीके से रह रहा। जिस तरीके से उन्होंने, लोग ये आते हैं कहते हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको मोबाइल देंगे बेरोजगारों से तो क्या वादा किया था इन्होंने? अभी आपके सामने कपिल मिश्रा ने रखा कि कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और नौकरी लेने का काम किया, देने का काम तो नहीं किया। और जब वो लोग गए लाठी डंडे खाए तो उसके बाद सलाह क्या देते हैं? कहते हैं तुम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, पीएचडी होल्डर हो, इंजीनियर हो, डिग्री होल्डर हो, तो एक सलाह देते हैं तुमको, और सलाह ये देते हैं कि तुम जाओ और पकौड़ा बेचने का काम करो, तुम लोग पकौड़ा बेचो। ये सलाह दे रहे हैं उनको। पकौड़ा बेचना, खुंचा लगाना, ठेला लगाना, ये हम लोग कोई, हमारी पार्टी कोई बुरा नहीं मानती। हमारी पार्टी तो गरीबों के लिए बनी, गरीबों के लिए काम करती है, दिन रात इनके लिए लगी रहती है, लेकिन धोखा देने का काम नहीं करती। कि आप पढ़े लिखे नौजवान साथियों को, जो जिनके माता पिता ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा करके उनको पढ़ाया लिखाया कि डिग्री हासिल करके नौकरी पाएंगे, उनको आप ये करते हैं। और फिर कहते हैं चुनाव आता है, आजकल घूम रहे हैं, एक पार्टी कह रही है हम मोबाइल दे रहे हैं, एक पार्टी कह रही है हम लैपटॉप देंगे, कोई कहता है हम घुस देंगे। ये 10,000 12,000 रुपए देने का काम वोट खरीदने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं चुनाव के पहले, बहन मायावती जी ये नहीं करती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने 9 अक्टूबर को जब 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे अभी मानवर काशीराम जी की पूर्ण स्थिति में, परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में, तो उन्होंने वहां अपने मंच से क्या कहा था? उन्होंने कहा कि बार हमारी सरकार बनने दीजिए और हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी यहाँ के इस प्रदेश से बेरोजगार दूर करने की होगी और बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है। उन्होंने कहा हम ये नहीं चाहते कि ये अपंग हो जाए 5,000 और 6,000 का मोबाइल लेकर के या 1,000 रुपया महीना पा करके। हम चाहते हैं कि इनके हाथ में हर महीने तनख्वाह के 50,000 रुपए आए, जिससे ये अपना जीवन चला सके, अपने परिवार का जीवन भी सम्मानजनक चला सके। और ये उन्होंने करके दिखाया। 23 लाख नौकरियां पूरे देश में नहीं दे पाए, उन्होंने 5 साल में देने का काम किया। इन्होंने तो क्या किया, समाजवादी पार्टी ने जो वित्त विहीन अध्यापक थे उनसे कहा कि हम आपको, आप परेशान मत होइए, आप हमको वोट दे दीजिए। 20 लाख से ज्यादा आप लोग हैं, परिवार मिला के 1 करोड़ हैं, आप अपना वोट हमको दे दीजिए, हम आपको सम्मानजनक मान दे देंगे। जब नहीं मिला, 5 साल निकल गए, तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। उन्होंने कहा उन्होंने धोखा दिया है, हम आपको देने का काम करेंगे, आप हमारे साथ में आइए। इन्होंने सोचा कि ये तो धर्म की बात करते हैं, ये तो बड़े धर्म वाले हैं, ये तो जो बोल रहे हैं वही करेंगे। वो इनके बहकावे में आकर के उन्होंने इनको वोट दे दिया। इस 1 करोड़ लोगों को, 20 लाख परिवार को इन्होंने धोखा देने का काम किया। एक नया पैसा नहीं दिया, न उनकी नियमावली बनाई, न पैसा दिया। जब उन्होंने विधानसभा के सामने आंदोलन किया तो उनको दिया क्या इन्होंने? फिर उसी तरह से जो भी आंदोलन करता है उसको सीधे ये लाठी डंडे और उसका सर फोड़ने का काम किया। यही इन्होंने उस दिन भी किया, सर फोड़ने का काम किया। एक महिला जिसके सर में चोट लगी थी, महिला टीचर थी,
उसने तो फिर अपना जा करके विधानसभा के सामने सर मुड़वाने का काम किया। मीडिया के लोगों ने पूछा आपने सर क्यों मुड़वा लिया? उन्होंने कहा हम इस सरकार की अंत्योष्टि आज यहां पर कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, अब इसकी अंत्योष्टि निश्चित है, इसीलिए हम अपना सर मुड़ा रहे हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हो गए, इस वक्तव्य को देख करके इतना बौखला गए कि उन्होंने क्या कहा, ऐसी बात कह दी जो कोई सोच नहीं सकता। टीचरों के बारे में, गुरुओं के बारे में बोले कि ये टीचर लोग, ये आज इनके ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं, आप कह रहे क्यों पड़ी, ये आज घूम रहे सड़कों में, ये इसी लायक है। और क्यों है ये भी हम बताते हैं, ये इसलिए इस लायक है क्योंकि ये पापी हैं। इन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे, पिछले जन्म में इन लोग बड़े दुष्कर्म किए थे और इसीलिए इस जन्म में ये टीचर बन गए। और जब टीचर बन गए पाप करके, तो इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इस तरह की सोच किसके लिए? अध्यापकों के लिए। आज यही अध्यापक जब हमारे पास आए, आज से 2 महीने पहले, इन्होंने ये सब बातें बताई, अपनी समस्याएं बताई, हम उनको अपनी पार्टी की नेता मुखिया बहन मायावती जी के पास ले गए। उन्होंने उनकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि उन लोगों ने, टीचरों ने कहा उनसे कि आपके समय में हमको जो मिला उसी समय मिला, हमको वोट का अधिकार मिला, एमएलसी चुनने का अधिकार मिला, हम लोगों ने उस समय 2-3 मांगे की थी, आपने मान ली थी, लेकिन अब हम लोगों की समस्या ऐसी हो गई है कि हमको कुछ तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, मानदेय भी नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा, बात सुनने के बाद, कि आप लोग अध्यापक है, मैं भी अध्यापिका रही हूं, वो खुद भी अध्यापिका रही है, सब जानते हैं, LLB भी किया उन्होंने, लेकिन उसके पहले राजनीति में आने के पहले वो अध्यापक थी। और उन्होंने कहा अध्यापक के बारे में इस तरह की सोच सुन करके हमको अफसोस हो, लेकिन मैं आपको वादा करती हूं कि मेरी सरकार आने दीजिए, आते ही हमारे जो पहले निर्णय होंगे उनमें से आपके लिए एक निर्णय होगा कि आपकी समस्या को हम हमेशा के लिए कैसे सुलझाने का काम करें, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और ये सभी जानते हैं कि बहन मायावती जो कहती है फिर वो करके दिखाती है। और ये बात फिर उन्होंने 7 सितंबर को लखनऊ में, जब हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और जब बहन मायावती जी उनसे बात कर रही थी, तब उन्होंने दोहराने का काम भी किया था। इसलिए आज ये जो धर्म के नाम पर धर्म का मुखौटा लगा के आपके सामने आते हैं, फिर आएंगे वोट मांगने का काम करेंगे, तरह तरह के आडंबर करेंगे, तरह तरह के ढोंग करेंगे, टेलीविजन, अखबार जो भी खोलेंगे आप, उसमें उसी तरह के इनके चेहरे, उसी तरह का उनका तरीका दिखेगा, कहीं तिलक दिखेगा, कहीं आपको गेरुआ वस्त्र दिखेगा। मुख्यमंत्री जी तो परमानेंट गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, और इसको दिखा करके आपसे फिर कहेंगे कि आप धर्म के नाम पे वोट दे दीजिए। आपको इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। पूछिए कि 5 साल में आपने क्या किया, आपने किसको दिया? एक तो बता दे, कुछ दिया हो, धर्म के नाम पे बता दे क्या किया अयोध्या में। 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया इन्होंने चंदा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद, लोगों के पास घर घर जाके मंदिर बनाने के नाम पे। हम तो अभी अयोध्या गए थे, और अयोध्या जब 23 जुलाई को गए थे तो हम तो सीधे वहीं गए थे, दर्शन किए, उसके बाद देखने गए कि भाई मंदिर बन गया होगा, 2 साल हो गए, तो वहां तो नींव भी नहीं खुदना शुरू हुई थी। तब समझ में आया कि कितना बड़ा धोखा। 5 ईंटें रख करके पूजा कर दी और उसमें 500 करोड़ खर्च कर दिए दिखाने के लिए, और उसके बाद वो ईंटें सभी नदी में चले गए। पूरे अयोध्या में घूम के आए हम, पूरे अयोध्या की इतना बेहाल कि जितना सबसे बदतर जिला कोई होगा उसमें आप घूम लीजिए, उसके बाद भी आपको वो उस जिले से अच्छा लगेगा। वहां की सड़कें, वहां की चीजें, सब का सब बेहाल। कहा जाता है हर बजट में, अभी भी बजट पास हुआ, उसमें भी अयोध्या के नाम पे बजट, कहां जा रहा है वो बजट? अरे भाई आप ठीक है, समझ में आ रहा है, मंदिर का चंदा, बजट का चंदा, आप अपनी पार्टी, अपने विज्ञापन जो 300 करोड़ रुपया महीना लगाते हैं उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो पैसा बच रहा होगा, उसको कहां लगा रहे हैं? जिस दिन हम गए, हमने ये बात खुलासा की, और फिर मीडिया के लोग भी गए, उनको भी कुछ नजर नहीं मिला। तब अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाते हैं पीछे पीछे, और जा करके वहां पर
फावड़ा उठा करके कुछ लोगों को बुला के अपने साथ ले गए और फावड़े से मट्टी खुदवाने का काम किया और कहा देखो देखो न्यू खोद रहे हैं और न्यू खोद रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, इनका आपको असली चेहरा पहचानने की जरूरत। हम लोगों की पार्टी ढोंग ढकासला नहीं करती है। जितने भी स्थान हो, किसी भी धर्म के हो, हम लोगों ने उसको बढ़ाने का काम किया, उस स्थान को सुधारने का काम किया, समग्र विकास करने का काम किया। चाहे अयोध्या हो, अयोध्या में सरयू नदी जो है उसका विकास किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। वहां पर परिक्रमा होती है, परिक्रमा की सड़क को चौड़ा करके ठीक करने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। वहां पर सीवर लाइन नहीं थी पूरे अयोध्या में, पानी पीने की लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कई करोड़ों का किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ दिखावे का काम किया। वृंदावन में किसने किया? 550 करोड़ रुपए खर्च करके बहुजन समाज पार्टी ने समग्र विकास करने का काम वृंदावन का किया। वो तो मैंने अपनी खुद की देखरेख में किया था, इसलिए मुझको मालूम है। पूरे परिक्रमा स्थल चाहे 29.5 किलोमीटर का हो, पूरा बनवाने का काम किया। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, हर तरीके का। वहां पर पूरे वृंदावन में सीवर नहीं था, सीवर लाइन डलवाया, वाटर लाइन डलवाया। वहां पर अस्पताल नहीं था तो 100 बेड का नया अस्पताल बनाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा देने का काम किया। बिजली चली जाती थी, बिजली घर बनवाने का काम किया। मेला लोग चाहते थे, मेला खुलवाने का काम किया। विधवा आश्रम नहीं था, विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। हर तरह की चीजें करी, लेकिन हम लोगों ने ढोल नहीं बजाया। हम लोगों ने धर्म के नाम पे ढपली नहीं बजाई। हमने उसके नाम पे वोट नहीं दिया। हमने उसको दिखावे का काम करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने इस तरह से जितने भी अलग अलग धर्म है, सब जगह जाकर के काम करने का काम किया। बिठूर में जाकर के, कानपुर, आपके ही कानपुर शहर में बिठूर है, सभी जानते हैं, लव कुश का स्थान है। सीता जी वहां रही थी। वहां पर जाकर के 150 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम को ठीक करा, उसको बनवाने का काम किया। सीता रसोई, सीता मंदिर सब बनवाने का काम किया। पूरा समग्र विकास करने का काम किया, लेकिन ढोल नहीं बजाने का काम किया। ये लोग तो सीता का नाम ही नहीं लेते। क्या बात है, क्या कारण है? कई बार हम इनसे मंच से भी सवाल कर चुके हैं, कोई जवाब नहीं देता भारतीय जनता पार्टी वाले। ये सिर्फ राम का नाम लेते हैं, और राम बिना सीता राम हो ही नहीं सकते। लेकिन ये सीता का नाम नहीं लेते, और इसीलिए खाली राम के नाम पे नारे लगाते हैं। सीता जी का नाम, हम लोग किसी से मिलते हैं, जय सीताराम कहते हैं, सीताराम करके आपस में अभिवादन करते हैं, पर ये नहीं लेते, क्योंकि महिलाओं से इनको एक अजीब सी, महिलाओं इनके लिए एक अजीब सी उनकी चिढ़ है। महिलाओं से इनको परेशानी होती है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के साथ में खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में आज जो उत्तर महिलाएं हैं, वो महिलाएं खुल करके बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए खुलेआम निकल रही है। जो महिलाओं की बैठकें हो रही हैं, हमारी धर्म पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा आगरा में भी किया था, वृंदावन में भी किया था, जिले प्रदेश के हर जिले में जा रही महिलाओं, जहां बुला रही उनको जाती। लेकिन हमें नहीं, खुद जिस तरह से महिलाएं, इतनी उम्मीद हमें भी नहीं, जिस तरह से महिलाएं वहां पर इकट्ठा हो रही हैं, और जिस तरह से महिलाएं बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, चाहे वो शहर की महिलाएं हो, चाहे वो देहात की महिलाएं हो, वो सब के सब इंतजार कर रही हैं अगले 3 महीने का कि कब 3 महीने निकलेंगे और हम लोग बहन मायावती जी को अपने मुखिया के रूप में देखने का काम करेंगे। भाइयों, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सारी बातें आपसे हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे मजबूत कार्यकर्ता लोग हैं। आपको जाकर के आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपको इन जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों के बीच में जाना है, और लोगों के बीच में जाकर के इन बातों को पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना है। 20 दिन का समय आप अपने लिए दे दीजिए, 5 साल पछताना ना पड़े और फिर जीवन भर पछताना ना पड़े, इसलिए अगले 20 दिन अपने लिए देने का काम करिए। इन 20 दिनों को 24 घंटे आप दे करके ये मत मानिए कि हमारे कौन से यहाँ पर प्रत्याशी हैं और क्या है, वो आपके बीच में आए, आपके बीच में नहीं आए, वो लोग भी अपना दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी चुनाव के दौरान में हर घर में नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है।
लेकिन जा सकते हैं। कौन जा सकता है? प्रत्याशी। प्रत्याशी के रूप में लोग जा सकते हैं और आप सब लोग जो है मौजूद हैं उनको मैं अपना प्रत्याशी मानता हूं और आप भी अपने आप को प्रत्याशी मान लीजिए। आप अगर अपने आप को प्रत्याशी मान लेंगे तो आप अपने आप अपनी रणनीति तय कर लेंगे, अपना सोचने का काम करेंगे कि अगले 20 दिन में चुनाव की घोषणा होने वाली है, हमको क्या करना चाहिए। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें चुनाव जीतना है तो कैसे जीतना है, कौन कौन सी हमको रणनीति अपनानी है, इसके लिए आप सोचने का काम खुद करने लगेंगे और वही करने की उम्मीद मुझे आपसे और वही करने के लिए मैं अपेक्षा भी कर रहा हूं, आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं। और जिस दिन आप ये मान लेंगे अपने आप को प्रत्याशी, किसी की ताकत नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम करे। बहुजन समाज पार्टी के साथ सब समाज आज जुड़ा हुआ है। मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया की मजबूरी, मीडिया के जो खास तौर से ऊपर के आका लोग हैं जो मीडिया चलाने का काम करते हैं, आपको भी मालूम है कि वो बड़े बड़े उद्योगपति, और वो उद्योगपति वो हैं जो चुनिंदा उद्योगपति जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बेचने का काम कर दिया। कुछ चुनिंदा जो उद्योगपति हैं, आज आपकी सारी संपत्ति, हमारी अपनी संपत्ति जो हम लोगों ने 75 वर्ष में टैक्स दे दे करके बनाने का काम किया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ऑयल इंडिया कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, और अब तो बैंक को भी दे दिया, घोटाला किया, फिर बैंक को भी निजी हाथों में देने। आज भी बैंक कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है निजीकरण के खिलाफ। पहले घोटाला बैंकों में लाखों करोड़ का, फिर उनको विदेश में भेजना और फिर उसके बाद कह दो कि अच्छा ले जाओ, हम बेचे दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में, इसको भी ले दो। धीरे धीरे करके इन्होंने हर जगह, हर वो स्थान जहां पर जो कि पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, उनको बेचने का काम इन्होंने इन उद्योगपतियों को किया। इसीलिए आज नौकरियां खत्म हो गई। इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा कि नौकरियां कहां चली गई। जब निजीकरण हो गया तो नौकरी कहां मिलेगी? नौकरी तो ठेके में हो गई, ठेकेदारी में नौकरी हो रही। आज चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन का विभाग हो, चाहे वो ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, उत्तर प्रदेश में कहां नौकरियां मिलती थी? इन्हीं सब जगहों पे सबसे ज्यादा नौकरियां होती थी। इन सब में नौकरियां बंद कर दी गई और ठेके में दे दिया गया। और ठेके में न कोई रिजर्वेशन होता है और न ठेके में जो अनरिजर्व सीटें उनको भी मिलने काम होता है। वहां तो 5,000, 7,000, 8,000 में इंजीनियर से भी काम लिया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोगों को इन लोगों ने पहुंचाने का काम कर दिया है। हम लोगों को अपनी आंख खोल करके, और अब की बात, इस समय जो आपके हाथ में एक सबसे कीमती चीज आई, इन्होंने आपसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन इनसे छीनने का वक्त अब आपके हाथ में आया। अब आपको इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के संविधान के तहत में उन्होंने जो शक्ति और ताकत दी आपको वोट देने की, वो वोट देने की शक्ति को इस्तेमाल करने का समय 5 साल में एक बार मिलता है आपको, और वो इस समय दिया गया है। उसको अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, उसको अगर आपने किसी के दबाव में इधर उधर देने का काम कर दिया, किसी के हाथ में बेचने का काम कर दिया, तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने आप को बेचने का काम कर रहे हैं और इसका नुकसान आपको अपने साथ साथ में आने वाली पीढ़ी को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए जागरूक होकर के इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अब की बार सत्ता को अपने हाथ में लेने का काम करिए। बहन मायावती जी के हाथ में सत्ता देने का मतलब है कि आपके हाथ में सत्ता है। जो व्यक्ति 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए और अपने गरीब लोगों के बारे में, उनके बारे में सोचने का काम करता हो, उसके हाथ में सत्ता देने का काम करना चाहिए। और ये मौका आपके हाथ में आया है और आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घूम करके आए हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि ये पूरी तरह से अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि अगले 2022 में बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही है। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले ये जरूर चाहूंगा कि अगर आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं और आप हमारी बात को अपने साथ में ले जाकर के औरों के बीच में पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं,
और ये भी संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार हम बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एक बार खड़े होकर के अपने दोनों हाथ उठा करके और हमको इशारा कर दीजिए, हम भी समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ में हैं और हमारी बातों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपको देख करके इस उत्साह को बढ़ाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जनता पार्टी जिंदाबाद 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 सदस्य मिश्रा जिंदाबाद 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 सदस्य मिश्रा जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों का।